हेलो दोस्त, कई दिनों से लोगों का कमेंट आ रहा था कि CBT 2 के बारे में कुछ गाइडेंस चाहिए। तो देखिए, गाइडेंस तो CBT 1 में जो था वही CBT 2 में भी होगा, लेकिन CBT 2 के बाद एक ऐसा है CBAT है, उसके बारे में तो हमने ऑलरेडी गाइडेंस तो बोला नहीं लेकिन बता दिया है। टाइपिंग स्किल टेस्ट और स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए कंपटीशन कम होगा। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। सफल अद्भुत राजनीति, जिसमें हमने शुरू से 4 वीडियो पहले बना रखा था, यहाँ 5वां वीडियो है। 4 वीडियो हमने CBT 1 से पहले बताया था, लोगों को पता हो जाना चाहिए क्या है। ये दिखा देंगे कि उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपटीशन एग्ज़ाम कितनी बारीकियां से कैसे क्लियर किया जाता है। पढ़ते सभी लोग हैं, क्लियर सक्सेस कुछ ही लोग होते हैं, क्योंकि वैकेंसी कम होती है। पढ़ाई सबका लेवल लगभग उतना ही पहुंचता है। और मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूं कि 15% जो कैंडिडेट होते हैं इनकी कंपटीशन नहीं होता, ये ब्रिलियंट कैटेगरी में होते हैं, उनके लिए तो कोई रणनीति की ज़रूरत नहीं बनती। बाकी जो एवरेज कैंडिडेट है उनकी रणनीति की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नो योर एग्जामिनेशन प्रोसेस। आपने जिस भी भर्ती प्रक्रिया को भाग लिया है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ बारीकियां यहाँ बताएंगे, प्रक्रिया कैसा है इसके समझें। तो चलिए इसको वीडियो में चलते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चाहेंगे कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, तो मैंने कुछ वेबसाइट बनाया है। वेबसाइट पे मल्टीपल चॉइस उन बच्चों के लिए जिनके पास साधन नहीं है या कहीं पे ज्वाइन नहीं किए हैं उनके लिए। हालांकि टाइम लिमिटेड है, जिसके कारण से हमने करंट अफेयर में आज 22 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं और आपके 45 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस वाला में से ऐड है। बाकी और भी टॉपिक इसमें हमने NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें टाइप कर रहा हूँ, इसको पूरा का पूरा इस पे डालेंगे। उसके बाद ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन को यहाँ पे डालेंगे और साथ में आपका जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं और बाद में भी इसमें डालेंगे। कुछ लोग बोल रहे थे कट ऑफ वाला वीडियो अब नहीं मिल रहा है, तो उनको बता दूँ कि देखिए यहाँ पे टैग है, इस टैग में से आप कोई यूज करके आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे NTPC का कट ऑफ हमने जो बनाया था 21 RRB का एनालिसिस यहाँ से मिल जाएगा, यानी ये भी नो एक प्रोसेस में है। तो यहाँ से ऐसे अगर ओपन कर लेंगे तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। मुझे पता है कि यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने ये डिज़ाइन थोड़ा सा, हालांकि मुझे ज़्यादा नहीं पता वेबसाइट के बारे में, लेकिन यहाँ से मैं डिज़ाइन करके बनाया हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको वैकेंसी टेबल के बारे में आ गया, या देखिए सिलीगुड़ी आ गया, ऐसे ऐसे ही सारा RRB आ जाएगा। और ये 2 पार्ट में है, तो हो सकता है दूसरे पार्ट भी आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पार्ट मिला के पूरा कंप्लीट है। तो देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ लोगों का कमेंट और आया था किसके रिगार्डिंग, कि पहले वाले वीडियो के पार्ट 4 तक कैसे मिलेगा। तो पार्ट 4 तक हमें NTPC का मेरा प्लेलिस्ट है, मैं YouTube पे ही आ जाता हूँ, क्योंकि भाई इधर उधर की बात नहीं है। लेकिन इस पे अब YouTube पे आएंगे तो थोड़ा ये नीचे में दिखेगा, प्लेलिस्ट में बहुत नीचे आ चुका होता है। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैंने पहले जो सर्च किया था, तो देखिए सर्च करने पे YouTube पे कहीं भी सर्च कर लीजिए, मेरा वीडियो आ गया। देखिए पहला नंबर पे ये आ गया। व्यू तो बहुत कम है, पहला पार्ट में हमने ये बताया था, यहाँ 4 पार्ट में बताया था। 4 पार्ट को हमने अगर देखें तो हमारा वीडियो चारों पार्ट 4 तरीके से था। डिटेल स्टडी के बारे में हमने बात किया था कि कैसे ये सक्सेस दिलाता है। उसके बाद हमने दिलाया था कि कन्फ्यूजन एलिमिनेशन क्या महत्वपूर्ण रहता है। एजुकेशन ऑफ क्वेश्चन यानी सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन या एजुकेशन स्किल भी बहुत मायने रहता है। और फाइनली जो था सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, ये सारा वीडियो एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। एक बार देख लेंगे, मैं कोशिश करूंगा इसको आपके डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन बाकी आप यहां से सर्च करके जा सकते हैं। अब चलिए इसको अगले वीडियो की बात करते हैं। यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया क्यों ज़रूरी है मैं बता दूँ। आपने जब फॉर्म भरा है वहाँ से आपकी यहाँ पे एग्ज़ाम में एंट्री हो जाती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि फॉर्म का मॉडिफिकेशन शायद अब नहीं होगा। तो कुछ लोग अभी हैं कि मैं होना चाहिए, तो मैं भूल जाऊंगा कि नहीं होगा तो मुझे क्या करना है, ये प्रोसेस क्या कहता है। तो हम अपनी इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों देखेंगे। क्यों? आप कैंडिडेट हैं, जॉब आपको लेना है। कैसे देखेंगे? पहला कंडीशन मैं बता रहा हूँ। पहला कंडीशन, लोगों का सबसे बड़ी इशू है यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन। कुछ लोग सुनते तो सबकी हैं, लेकिन समझते केवल अपनी है। सही भी बात है, लेकिन अपनी अगर समझ रहे हैं तो 1-2 बार कान खोल के सुन लीजिए कि दूसरी की बात भी क्या सही है या गलत है। वैकेंसी प्रक्रिया इसलिए जारी होती है कि जो कैंडिडेट पोस्ट प्रायोरिटी दिया है उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा।
कुछ लोगों का कहना है कि पोस्ट प्रायोरिटी कब मिलेगी हमें, वो कहते हैं कि जब हमें पोस्ट प्रायोरिटी मिलेगी जब हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि आपने जब भी नोटिफिकेशन देखा, अभी भी करेक्शन देखा, कोरिजेंडम देखा, उसमें बोला है कि एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो क्या मैं कह दूं, मैं सीधा सीधा कहता हूं कि आपका नाम राम है और आपका नंबर सबसे कम है, मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और आप ही का नाम राम है लेकिन आपका नंबर सबसे ज़्यादा है। यानी आप ही एक आदमी है, 2 जगह जा रहे हैं कंपटीशन में, 2 जगह जा रहे हैं, यानी 2 पोस्ट के लिए जा रहे हैं, लेवल 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, और ग्रुप डी में है तो पीटी एग्जामिनेशन के लिए, दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि मैं जब राम हूँ और मैं अच्छा परफॉर्म कर लिया तो मैं ज़्यादा नंबर ला लिया, और जब मैं राम हूँ तो मैं कम नंबर लाया हूँ, कम परफॉर्म किया हूँ। अब जब ज़्यादा नंबर ला रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मेरा एग्जामिनेशन 1.1 पोस्ट में अगर मेडिकल एग्जामिनेशन फेल हो जाता हूँ तो मुझे मिलना चाहिए किसका वाला पोस्ट, जो कम नंबर वाला है। मैं एक बार और आपसे पूछता हूँ कि जब आपका ज़्यादा नंबर नहीं रहेगा, आपका कम रहेगा, तो क्या जो ज़्यादा नंबर वाला मेडिकल फेल होगा तो आप कहोगे अपने पोस्ट कि मेरा पोस्ट ले लो, तो कहिएगा कि नहीं, तब रूल अपने आप चेंज हो जाएगी। यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल इतना महत्वपूर्ण है कि अगर भर्ती प्रक्रिया की आप एग्जामिनेशन प्रोसेस नहीं जानते हैं तो समझ जाइए 1/1 पोस्ट जाता है तो जितने भी कैंडिडेट जा रहे हैं किस में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो एक पात्र हैं और कैंडिडेट हैं और किसी को नहीं हटाया जाएगा। एक तो एग्जामिनेशन प्रोसेस का ये हो गया। अब दूसरा चीज़ ये है कि मुझे पोस्ट प्रायोरिटी हमने ये दिया था, ध्यान दीजिएगा, पोस्ट प्रायोरिटी हमने उस समय गलती से दिया या सही से दिया, क्योंकि हमने वीडियो के इसमें शुरू से ही बता दिया आपको कि हमने पोस्ट प्रक्रिया बदलने का मौका शायद नहीं मिले 99.999%, अगर मिल गया तो सौभाग्य, लेकिन नहीं मिलेगा तो फिर क्या करना है। मैं कहता हूँ कि जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपकी कन्फ्यूज़न है कि मैं इसमें सिक्योर नहीं हो पाऊँगा, चाहे जिस कारण से उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन हो या और भी कोई एग्जामिनेशन हो, तो दोस्त मेरी सलाह मानिए, नो ऐप की भर्ती प्रक्रिया जानिए, सबसे पहली पोस्ट उसको प्रिपेयर आप कीजिए, उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कीजिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा सफल या सबसे ज़्यादा फिट बैठते हैं। फिट बैठना मतलब आपकी सारी चीज़ें उस पर क्लियर हो गया, आपको किसी भी कंडीशन में कोई आपको इस पोस्ट के से हटा नहीं सकता है। उस पोस्ट को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखिए, उसके बाद वाला अगर कोई नीचे वाला बचता है, नीचे पोस्ट प्रायोरिटी में बचता है, उसको आप सेकेंडरी के रूप में बैकअप बना के चलिए कि अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत होगा तब होगा। अभी कुछ लोग करेंगे क्या, मैं बता दूं कि पोस्ट प्रायोरिटी में उनको केवल लेवल दिखेगा कि ज़्यादा लेवल वाला पोस्ट है वो मैं पा लूँ, लेकिन ये गलत है। अगर ऐसा ज़्यादा लेवल वाला पाना था तो उसके लिए आपको सारा मापदंड पूरा करना था और साथ साथ आपको उसकी मापदंड पूरा करते करते उसकी पोस्ट प्रायोरिटी भी पहले रखनी थी। यानी आपने अभी तक जो पोस्ट प्रायोरिटी भरा है उसके हिसाब से तैयारी करें, ये भर्ती की नियम कहती है। और उस नियम में अगर लगता है कि किसी भी पोस्ट हायर पोस्ट वाला आप उसको सूटेबल नहीं होते हैं तो उसको स्किप करिए, ये मेरा सजेशन है। बाकी परीक्षा आपकी है, देना आपको है, मानना या न मानना आपको है। उसके बाद एक तीसरी चौथी लोगों की क्वेरी है कि मुझे पहले टाइपिंग टेस्ट वाला का पता नहीं था, 8 गुना कैंडिडेट जाएंगे और अब कह रहे हैं कि 8 गुना जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि 8 गुना में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा कंपटीशन ईजी हो जाएगा, तो मैं क्या करूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि CBAT और टाइपिंग टेस्ट वाले जो पोस्ट हैं इनमें किसको बुलाया जाएगा, जिसने पोस्ट प्रायोरिटी भरा है सभी, चाहे आपने पहले नंबर पे रखा है लेकिन पहले नंबर पे रखा है या 13वें नंबर पे रखा है, सभी को बुलाया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि पहले से 13वें तक जब बारी आएगी जब इसकी 8 गुना पूरी हो जाएगी। अगर 8 गुना कैंडिडेट पहले पूरा हो जाएंगे तो कुछ लोगों को नहीं बुलाया जाएगा जिनका नंबर कम है। तो ये भर्ती प्रक्रिया का नियम हो गया। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में क्या होता है कि सब कुछ मेहनत कर लिया हमने,
CBT 1 अच्छा से पास कर लिया, CBT 2 भी पास कर लिए, CBAT भी पास कर लिए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड का अनुसार भी पास कर लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पास कर लिए। अब हमारा ये बचता है कि भर्ती प्रोसेस इसके बाद भी कोई प्रोसेस है क्या, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद भी प्रोसेस है क्या। तो देखिए इसमें प्रोसेस तो है, लोग कहते हैं कि प्रोसेस नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ प्रोसेस है। लेकिन इसमें प्रोसेस में कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फिर से रुक जाता है। अब ये डिपेंड करता है आगे का प्रोसेस डिवीज़न से और उनकी भर्ती प्रक्रिया पे, कितनी पोस्ट खाली है, कितनी क्या है, ये भी एक लोगों के लिए दिक्कत होती है। कई बार 2 कैंडिडेट, मैं कहता हूँ दोनों का एक ही दिन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, पहले तो सब कुछ क्लियर हुआ था, लेकिन कई कैंडिडेट 6 मंथ पहले ज्वाइन कर लेते हैं, कई का 6 मंथ या 1 साल डिले भी हो जाता है। तो ये चीज़ भी आप भर्ती प्रक्रिया को रखें। इस भर्ती प्रक्रिया को एलिमिनेट करने का मैं एक थोड़ा सा कारण बता रहा हूँ कि देखिए रेलवे को कुछ नुकसान नहीं होता, चाहे एक को 6 महीना पहले बुलाए बाद में बुलाए, नुकसान होता है कैंडिडेट को। तो ध्यान रखिएगा इन सारे जो प्रोसेस है ना, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी डॉक्यूमेंट को हमेशा रेडी रखें। और रेडी इसलिए कि आपसे दोबारा नहीं मंगाया जाए। मैं एक एग्जांपल दिलाता हूँ कि अगर 50 सीट खाली है, ध्यान दीजिएगा, और कैंडिडेट वहाँ ट्रेनिंग में भी 50 या 60 जा रहे हैं, मान लीजिए 60 जा रहे हैं, तो देखिए 50 पहले उन लोगों को मिलेगा जो मेरिट में है, वो तो बाद की बात हो जाती है। वहाँ पे 50 उन लोगों की आ जाती है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हो जाता है। सूटेबल कहें, किसी का डॉक्यूमेंट कमी नहीं है, किसी का थोड़ी बहुत पॉइंट नहीं है, जैसे मैं बता दूं EWS का नहीं है, OBC का प्रॉब्लम नहीं है, किसी का मेडिकल में कुछ नहीं है, टेम्प्रोरी अनफिट नहीं है, या किसी को कह दिया कि आपका EWS में कुछ गलतियां हैं, इसको सुधार के लाइए। तो गलतियां सुधारने में आपको 1 से 2 मंथ लग जाएगा और रेलवे 2 से 3 मंथ ले लेगा। तो आपकी ये 50 वाला में तो नंबर नहीं आएगा। तो ये भर्ती प्रक्रिया में नियम रखें कि जितनी अच्छी से हो, अच्छे से आप तैयारी रखें। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास 100 डॉक्यूमेंट है, मैं 100 डॉक्यूमेंट लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में जाऊँ क्या। कुछ लोग कहते हैं उसमें लिखा हुआ है 10 ही है, कितने 10 की ज़रूरत है, 10 में ज़रूरत है, फ़ोटो लेके आना है 10, आपकी मार्कशीट लेने के आनी है 10+2 या ग्रेजुएशन की, उसके बाद आपकी OBC वगैरह लेके आना है, EWS वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं कहता हूँ ये आपके पास एडमिट कार्ड है, CBT 1 का फॉर्म फिलअप किया है, फ़ी जमा किया है, ये सब ले जाने में क्या दिक्कत है आपको। पूरी डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले जाएं कि जब ज़रूरत पड़े, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो सारा लेके जाना चाहिए। ये भर्ती प्रक्रिया के नियम है। अगर आपसे मांग लिया जाए, कोई चीज़ें क्लियरिफिकेशन करना हो, कोई चीज़ें गलती हो रही है, मिसमैच हो रही है, वो सारी प्रोसेस आप यहाँ से तुरंत के तुरंत हैंड के हैंड दिखा देंगे, जिससे आपकी 1 से 6 मंथ तक टाइम बच सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भर्ती प्रक्रिया का नियम है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बता रहा हूँ अभी, इसलिए क्योंकि कैंडिडेटों को लगता है कि CBT 2 में मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लिया हूँ। तो स्कोर करने से सारी चीज़ें निमित्त नहीं हो जाती। स्कोर अच्छा किए हैं, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, आपको आगे की प्रोसेस में कॉल किया जाएगा। लेकिन आगे की प्रोसेस में अगर आप फिट नहीं बैठते हैं तो ये नंबर स्कोर आपके रखे के रखे रह जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस ये कीजिए कि जितने सबसे ज़्यादा सूटेबल पोस्ट पे फोकस करें। ये है भर्ती प्रक्रिया के नियम। जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है उसको रोका नहीं जाता। थोड़ी आपने जो चीज़ें आज सोचनी थी वो फॉर्म भरते वक्त अगर सोच लिए होते तो हो सकता है आप बहुत आगे निकल जाते। लेवल 3 में अभी हो रहा है तो लेवल 5 में हो रहा है तो लेवल 6 में हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी पहले क्लियर हो जाती, लेकिन उस समय गलती जो हो गई उस गलती को अब लौटाने की नहीं, अब क्या है एडजस्ट करने की टाइम है। थैंक यू, धन्यवाद।